वेक्टर की कुछ इनिशियल कैपेसिटी होती है, जब वो फुल हो जाती है तो उसकी कैपेसिटी अपने आप बढ़ती है। अब वेक्टर में एलिमेंट स्टोर कैसे करेंगे ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। वेक्टर में से एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए एलिमेंट एट मेथड होता है। एलिमेंट एट को अपन इंडेक्स पास करते हैं और ये वहां का एलिमेंट रिटर्न करता है और इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आपको इसको स्ट्रिंग में स्टोर करना हो तो स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। जब वेक्टर को प्रिंट करवाते हैं तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाते हैं कॉमा से सेपरेट होके, और आउटपुट में ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज भी आता है। जब आप स्टैक और वेक्टर के प्रोग्राम्स को कंपाइल करोगे तो दो लाइन कुछ लिखी हुई आती है नोट, वो वार्निंग है, एरर नहीं है। उसको कैसे रिमूव करते हैं वार्निंग को, वो भी अपन आगे करेंगे। अभी आप में से जिसने भी रन करके देखे हैं, अगर कंपाइल करने पे दो लाइंस लिखी हुई आ रही हैं नोट, तो वो वार्निंग है, एरर नहीं है। वेक्टर क्लास के मेथड्स। वेक्टर क्यू इक्वल टू न्यू वेक्टर। मैंने एक वेक्टर बनाया, इसमें मैंने एलिमेंट्स ऐड किए, क्यू डॉट एड एलिमेंट अल्बानिया, बहामास, ऐसे करके मैंने 10 कंट्री के नेम्स ऐड कर दिए इसमें। ऐड एलिमेंट से मैंने 10 एलिमेंट्स इसमें ऐड किए, 10 कंट्रीज के नेम्स। अब मैंने लिखा यहाँ q डॉट एलिमेंट एट 5, तो 5 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये 0 इंडेक्स है, 1 2 3 4 5। 5 इंडेक्स पे क्या है, फिजी, तो ये प्रिंट हो जाएगा। वेक्टर की बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 होती है, q डॉट कैपेसिटी 10, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 10। मैंने वेक्टर में 10 एलिमेंट ऐड किए हैं, तो कैपेसिटी भी 10 है और साइज भी 10 है। अब मैं इसमें एलिमेंट ऐड किया, मैंने 11th एलिमेंट, तो इसकी कैपेसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, पहले से डबल। पहले से डबल मतलब अगर मैं इसकी कैपेसिटी अब प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आएगी, 20। और इसमें अब एलिमेंट्स कितने हैं, 11। वो अपने को किससे पता लगते हैं, साइज मेथड से। तो साइज मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, कैपेसिटी मतलब कितने उसमें हो सकते हैं। तो उसमें 20 एलिमेंट्स के लिए स्पेस रिजर्व करके रखी हुई है, इसकी कैपेसिटी तो 20 है और साइज अभी 11 है। अब अगर मुझे वेक्टर में कुछ स्टोर करना ही नहीं है और, तो ये मैं चाहता हूं कि जो 9 एलिमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है वो फ्री हो जाए। तो मेथड होता है ट्रिम टू साइज, ये कैपेसिटी को साइज के बराबर कर देगा। तो कैपेसिटी तो अभी 20 है, साइज 11 है, कैपेसिटी को साइज के बराबर कर देगा, तो कैपेसिटी भी इसकी 11 हो जाएगी। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा कैपेसिटी, तो क्या प्रिंट होगी, 11, और साइज तो प्रिंट 11 होगा ही। तो अगर अपन चाहते हैं कि कैपेसिटी को साइज के बराबर करना है, तो जो एक्स्ट्रा मेमोरी अलोकेट हो रखी है वो फ्री हो जाए, तो उसके लिए मेथड होता है ट्रिम टू साइज। वेक्टर का सेट साइज मेथड, अगर मुझे कैपेसिटी चेंज करने के लिए तो मैंने ट्रिम टू साइज यूज किया, तो कैपेसिटी साइज के बराबर हो गई। अब मुझे साइज ही चेंज करना हो, सेट साइज 4। अभी इस वेक्टर में 11 एलिमेंट्स हैं, मैंने सेट साइज 4 किया, तो अब 4 ही एलिमेंट रह जाएंगे और उसके बाद के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो सेट साइज का यूज करके अपन वेक्टर का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर कम करेंगे तो एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, ज्यादा देंगे तो उस केस में नल एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। वेक्टर का पहला एलिमेंट पता लगाना हो तो मेथड होता है फर्स्ट एलिमेंट, q डॉट फर्स्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट पता लगाना हो तो q डॉट लास्ट एलिमेंट। सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे अगर मैं प्रिंट ln q दूंगा। तो यहाँ पे अब अगर अपन प्रिंट करेंगे तो वेक्टर के चारों एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि वेक्टर का साइज अभी 4 ही है।
अगर मैं सेट साइज 4 वाली लाइन नहीं लिखूं तो उस केस में वेक्टर के अंदर 11 एलिमेंट्स होते तो वो सब प्रिंट होते। नेक्स्ट मैंने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर v1 इक्वल टू न्यू वेक्टर। इसकी कैपेसिटी अभी क्या है, v1 डॉट कैपेसिटी प्रिंट करवाएंगे तो इसकी कैपेसिटी 10 होगी। अब मैं ये चाहता हूं कि वेक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। डिक्रीज तो अपन ने कर लिया प्रिम टू साइज से, इंक्रीज करने के लिए मेथड होता है एंश्योर कैपेसिटी। v1 डॉट एंश्योर कैपेसिटी 17। तो मैं ये चाहता हूं कि इसकी कैपेसिटी 17 तो हो ही जाए। अब अगर अपने आप बढ़ती इसकी कैपेसिटी तो पुरानी कैपेसिटी 10 है तो उसकी डबल होती 20। मैंने आर्ग्यूमेंट में क्या दी है, 17। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो इसकी नई कैपेसिटी है। मतलब मैंने जो आर्ग्यूमेंट में दी है वो और ऑटोमेटिकली बढ़ती वो, दोनों में से जो ज्यादा है वो इसकी नई कैपेसिटी है। तो इसकी नई कैपेसिटी होगी 20। अब अगर मैं यहां दूं v1 डॉट एंश्योर कैपेसिटी 45 दिया आपकी बार मैंने, अभी इसकी कैपेसिटी 20 है लास्ट, जैसा कि अपन ऊपर देख रहे हैं। अगर अपने आप बढ़ती तो 40 होती, आर्ग्यूमेंट में 45 दिए, दोनों में से जो ज्यादा है वो इसकी नई कैपेसिटी होगी। मैंने वेक्टर बनाया v2 इक्वल टू न्यू वेक्टर 20,5। इसका मतलब इसकी इनिशियल कैपेसिटी तो 20 होगी और 5-5 से बढ़ेगा। अब मैंने एंश्योर कैपेसिटी में दिया 23। तो अगर अपने आप बढ़ती तो 20 प्लस 5 25 होती, आर्ग्यूमेंट में 23 दी है तो दोनों में से जो भी ज्यादा है मतलब 25 इसकी नई कैपेसिटी होगी। अब इसकी कैपेसिटी हो गई 25। अगर मैं वापस एंश्योर कैपेसिटी को कॉल करूंगा 31। अब अगर अपने आप बढ़ती तो 25 प्लस 5 मतलब 30 होती, आर्ग्यूमेंट में 31 है, दोनों में से जो भी ज्यादा है वो इसकी नई कैपेसिटी होगी। वेक्टर के अंदर मैंने 4 कंट्रीज के नेम ऐड किए। अब मैं इनको एक एक करके प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैंने लूप चलाया 0 से लेके लेस देन v1 डॉट साइज तक। तो 4 एलिमेंट है v1 में तो 0 से लेके लेस देन 4 तक लूप चलेगा। और एक एक एलिमेंट निकालने के लिए मेथड होता है एलिमेंट एट ऑफ आई। पहली बार 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट निकालेगा, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला। पहली बार लूप चलेगा तो प्रिंट होगा फर्स्ट एलिमेंट मतलब स्वीडन, फिर टोगो, फिर उरुग्वे, फिर वेनेजुएला, और फिर ये लूप अपने आप एंड हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है वेक्टर के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का। दूसरा तरीका होता है वेक्टर का एलिमेंट्स मेथड। वेक्टर का एलिमेंट्स मेथड ये वेक्टर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो रिटर्न करता है। वेक्टर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिटर्न करेगा एलिमेंट्स मेथड। इसका रिटर्न डेटा टाइप होता है इनमरेशन। इसका रिटर्न डेटा टाइप क्या होता है, इनमरेशन। जैसे किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो उसको स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में असाइन करते हैं जब कॉल करते हैं तो उसकी रिटर्न वैल्यू को। अगर कोई फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो जब वो फंक्शन कॉल करेंगे तो उसकी रिटर्न वैल्यू को इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है इनमरेशन, तो इसको मैं इनमरेशन टाइप के वेरिएबल में असाइन करूंगा। इनमरेशन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने ईवी। इनमरेशन एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है जावा डॉट यूटिल पैकेज में। अब इनमरेशन का फायदा क्या है कि इसमें अपने को 2 मेथड्स होते हैं जिसका यूज करके अपन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप चलाया।
एक एक एलिमेंट निकालने के लिए मेथड होता है नेक्स्ट एलिमेंट। तो पहली बार लूप चलेगा, पहले कंट्री का नेम प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरे कंट्री का नेम। अब इसमें अपने को लूप कब तक चलाना है, जब तक इनमरेशन के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो इनमरेशन का प्री डिफाइंड मेथड होता है हैज मोर एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट निकलने के लिए बाकी बचे हुए हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और नहीं बचे हुए हैं तो फॉल्स रिटर्न करता है। इनमरेशन का हैज मोर एलिमेंट्स जब तक ट्रू रिटर्न कर रहा है तब तक मतलब उसमें एलिमेंट निकलने के लिए हैं। तो पहली बार लूप चलेगा तो अभी ट्रू रिटर्न करेगा, पहले कंट्री का नेम निकाल दिया मैंने नेक्स्ट एलिमेंट से, फिर वापस ऊपर जाएगा, अभी भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, दूसरा कंट्री प्रिंट हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। जब ये चारों कंट्री के नेम प्रिंट हो जाएंगे वापस ऊपर जाएगा, अब हैज मोर एलिमेंट्स फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि अपन सारे एलिमेंट्स निकाल चुके हैं। तो ये लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, v1 डॉट सेट एलिमेंट एट वियतनाम कॉमा 3। सेट एलिमेंट एट क्या करेगा, 3 इंडेक्स पे अभी जो भी है उसकी जगह वियतनाम आ जाएगा, मतलब ओवरराइट करने का काम करेगा। इंसर्ट एलिमेंट एट सोमालिया कॉमा 1, ये इंसर्ट करेगा, 1 इंडेक्स पे सोमालिया आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे जो भी था वो 2 इंडेक्स पे चला जाएगा, 2 इंडेक्स वाला 3 इंडेक्स पे। तो सेट एलिमेंट एट तो एग्जिस्टिंग इंडेक्स की वैल्यू को ओवरराइट करेगा, इंसर्ट एलिमेंट एट उस इंडेक्स पे इंसर्ट करेगा, और वहां पे जो था वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसे ही पूरी शिफ्टिंग होगी। वेक्टर बनाया मैंने v1 इक्वल टू न्यू वेक्टर। इसमें मैंने ऐड किए ऐड एलिमेंट से इंडिया, बेलारूस, कोस्टारिका, इंडिया वापस और इंडोनेशिया। तो इंडिया इसमें 2 बार है, अगर आप नोट करोगे तो इंडिया इसके अंदर यहाँ पे भी है, 0 इंडेक्स पे भी है, फिर 3 इंडेक्स पे भी है। तो इंडिया इसमें 0 और 3 इंडेक्स पे है, और बाकी सारे एक एक बारी। अब अगर मैं यहां लिखता हूं v1 डॉट कंटेन्स इंडिया, तो आंसर आएगा ट्रू। v1 वेक्टर में इंडिया है या नहीं, है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ये केस सेंसिटिव है, तो अगर मैं इंडिया अपर केस में लिख दूंगा तो आंसर फॉल्स आएगा। अब आप यहां देखो v1 डॉट इंडेक्स ऑफ इंडिया, v1 में इंडिया कौन से इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स। तो बाय डिफॉल्ट ये सर्चिंग करेगा, स्टार्टिंग से मिल जाएगा तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, नहीं मिलेगा तो -1 रिटर्न करेगा। अगर मैं दूं v1 डॉट इंडेक्स ऑफ इंडिया कॉमा 1, तो इंडिया को 1 इंडेक्स से आगे सर्च करेगा। तो इंडिया 1 इंडेक्स के आगे तो 3 इंडेक्स पे है, तो आंसर 3 आएगा। v1 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ इंडिया, इंडिया को लास्ट से सर्च करेगा, लास्ट से इंडिया को सर्च करेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। नेक्स्ट, अगर मुझे वेक्टर के सारे एलिमेंट्स किसी एरे में चाहिए तो वेक्टर का मेथड होता है टू एरे। अब वेक्टर में किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, तो इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, किसी भी टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। तो टू एरे मेथड का रिटर्न टाइप होता है ऑब्जेक्ट एरे। तो मैंने इसको m में असाइन कर दिया, तो वेक्टर के अंदर की सारी वैल्यूज m नाम की एरे में आ जाएंगी, और मैंने लूप चला के m ऑफ i को प्रिंट करवाया, तो वेक्टर के अंदर की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। वेक्टर में अपन ने एलिमेंट ऐड कर दिए, रिप्लेस कर दिए, इंसर्ट कर दिए। अब रिमूव एलिमेंट एट 1 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। तो 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट रिमूव हो गया, तो बाकी बचे इंडिया, कोस्टारिका, इंडिया और इंडोनेशिया। v1 डॉट रिमूव एलिमेंट, ऊपर वाला तो रिमूव एलिमेंट एट है,
ये रिमूव एलिमेंट इंडिया, तो इंडिया जहां भी पहली बार मिलेगा वो रिमूव हो जाएगा। तो इंडिया पहली बार 0 इंडेक्स पे ही है, वो रिमूव हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, कोस्टारिका, इंडिया और इंडोनेशिया। तो रिमूव एलिमेंट एट तो इंडेक्स के बेस पे रिमूव करता है, रिमूव एलिमेंट जो अपन ने एलिमेंट पास किया है वो पहली बार जहां मिलेगा उसको रिमूव करेगा। और वेक्टर के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना हो, रिमूव ऑल एलिमेंट्स। इसके बाद अगर अपन साइज प्रिंट करवाएंगे तो 0 आएगा। अभी अपन ने देखा कि वेक्टर के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है एक ही वेक्टर में। इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसको रेस्ट्रिक्ट करना हो कि वेक्टर के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर हो सके, तो ऐसा करने के लिए जावा में एक टॉपिक होता है जेनेरिक्स। जेनेरिक्स टॉपिक में मैंने क्या किया, वेक्टर बनाया और यहां पे मैंने स्ट्रिंग दे दिया एंगुलर ब्रैकेट्स में, वेक्टर स्ट्रिंग v1 इक्वल टू न्यू वेक्टर स्ट्रिंग। इसका मतलब इस वेक्टर के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज ही स्टोर हो सकती हैं। तो अगर मैं लिखूंगा v1 डॉट एड एलिमेंट्स स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, तो ये ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं लिखूंगा v1 डॉट एड एलिमेंट 100, तो यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि इस वेक्टर का टाइप मैंने क्या दिया है, स्ट्रिंग। तो वेक्टर बनाते हुए अपन को क्या देना है कि वेक्टर में किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो सके। अब इसका बेनिफिट ये है कि इसमें सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। तो अब अगर मैं लिखता हूँ v1 डॉट एलिमेंट एट ऑफ 0, तो ये 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा। अब इस मेथड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही होगा। जब अपन डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते तब तो ये क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैंने वेक्टर का टाइप मैंने स्ट्रिंग दे दिया, तो अब एलिमेंट एट को कॉल करूंगा तो ये उस इंडेक्स की वैल्यू अपने आप स्ट्रिंग में ही रिटर्न करेगा। तो 0 इंडेक्स पे क्या है, स्पेन, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर अपन नीचे देखें, वेक्टर इंटीजर m। अब की बार मैंने क्या दे दिया, वेक्टर में सिर्फ इंटीजर ही स्टोर हो। अब मैं ऐड करूंगा तो इंटीजर्स ही स्टोर होंगे। अब अगर मैं यहाँ जो अपन देते हैं वो क्लास का नाम देना होता है, तो अगर मैं यहाँ पे इंट दूंगा तो एरर आएगा। तो यहाँ पे आपको इंटीजर ही देना है, मतलब वेक्टर के आगे एंगुलर ब्रैकेट्स में आपको क्लास का नाम देना है कि उस वेक्टर में किस टाइप की वैल्यूज स्टोर हो। आगे चल के अपन ऐसा भी करेंगे कि यहाँ पे अपन दे दें स्टूडेंट, तो वेक्टर में स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट ही स्टोर हो सकते हैं। अगर मैं एम्प्लॉय दे दूं तो वेक्टर में एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट ही स्टोर हो सकते हैं। तो इस तरह से अपन ये रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वेक्टर में किस टाइप की वैल्यूज स्टोर हो।